तो अब हम लोग इस चैप्टर में कोलिजन को शुरू करने जा रहे हैं। कोलिजन क्या होता है उसको समझते हैं। जनरली अगर कोलिजन वर्ड हम लोग के दिमाग में आता है तो वो ये होता है कि चलो दो बॉडीज हैं, अगर सेम ही पाथ में मूव कर रहे हैं, अगर दोनों क्या हो रहे हो, सेम पाथ में मूव कर रहे हो और वो दोनों आपस में टकरा जाएं, है ना, आपस में क्या क्या हो, टकरा जाएं, कोलाइड कर जाएं, तो उस फिनोमिनन को हम लोग कोलिजन कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे समझेंगे? कोई एक शार्प डेफिनेशन होना चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय कोलिजन का। सो सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिलेटिवली बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए, एफ बहुत लार्ज हो, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये कहीं ना कहीं आपको इंपल्सिव फोर्स की याद दिलाएगा। सो इफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, then we say that it is a collision। ये क्या है? collision। अब इस collision में सपोज कि ये बॉडी है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 वेलोसिटी से ये आ रहा है और दोनों का टकराना तय है क्योंकि सेम लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में भी वो दोनों मूव कर रहे हैं। पर ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मोशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी मास m1 मूविंग विथ स्पीड u1, दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है मूविंग विथ स्पीड u2, और अगर यहां पे u1 ग्रेटर देन u2 हो तो भी कोलिजन हो सकता है। इवन इन दिस केस कोलिजन इज पॉसिबल। अब यहां पे बस यही होगा, जब टकराएगा तो लार्ज फोर्स एक्ट करेगा फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हो गया कोलिजन। बेसिकली कोलिजन के लिए पहला कंडीशन ये है, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स आपस में अप्रोच करें। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। इसमें एक भाग रहा है बट दूसरा अप्रोच कर रहा है। वन इज रनिंग अवे बट द अदर वन इज अप्रोचिंग एंड इट इज अप्रोचिंग इफेक्टिवली टुवर्ड्स m2 बिकॉज इसका स्पीड ज्यादा है, सो इफेक्टिव अप्रोच हो रहा है। सो देयर मस्ट बी एन अप्रोच। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल कोलिजन जब भी होगा तो उस समय फिजिकल कांटेक्ट होगा दोनों बॉडीज में, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल कोलिजन हो। कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट नॉट नेसेसरी, फिजिकल कांटेक्ट नॉट नीडेड। जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो ही कोलिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सपोज दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस विथ एटॉमिक नंबर Z, सो इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज Ze, और यहां से हीलियम इज अप्रोचिंग विथ चार्ज +2e, और इन दोनों का अगर सेम लाइन हो देन अल्फा पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे पहुंच के एंड देन इट स्टार्ट्स रिवर्टिंग बैक, द अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स रिवर्टिंग बैक। बहुत रेयर ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं, दे डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल, और ज़्यादा दूर होंगे तो दे डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल, बट ये भी एक फिनोमिनन था। सो हियर इन दिस केस ऑल्सो वी विल से दैट देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एंड अल्फा पार्टिकल। यहां भी कोलिजन कहेंगे जबकि दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, एक डिस्टेंस बना रह जाता है, उसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, बट स्टिल वी से दैट इट इज अ कोलिजन. So you have to remember this, that physical contact or physical touch is not necessary for collision to occur. अब collision में क्या प्रोसेस हो रहा होता है उसको एक बार समझते हैं. When the two bodies collide, तो पहले तो अप्रोच होना जरूरी है बिफोर collision. अब उसके बाद होता क्या है जब वो दोनों कोलाइड करते हैं, व्हेन दे कोलाइड टुगेदर, तो एक ने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगाया है ना. सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दिस इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि 1 उधर जाना चाह रहा था. अब अगर फोर्स 1 लगाएगा 2 पे, तो 2 छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा भाई. एक और फोर्स लगेगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वी नो कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. थोड़ी देर बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दे विल डिफॉर्म ईच अदर, दे विल डिफॉर्म ईच अदर, आपस में एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगे. एंड व्हेन आई एम सेइंग आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लेटर दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म कर देंगे. और डिफॉर्म करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. एंड देन फिर वापस वो लोग जो एक दूसरे में घुसे जा रहे थे वो सेपरेट होना शुरू होंगे, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा इसके मुकाबले. हो सकता है रिवर्ट बैक भी हो जाए, बट ये तो तय है रिवर्ट बैक हो या नहीं हो, ये इधर ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा और ये इधर कम वेलोसिटी से जाएगा. मतलब V2 इधर होगा वेलोसिटी और ये होगा V1. V1 अपोजिट भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दिस विल हैपन कि आफ्टर कोलिजन V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा. V1 ऑपोजिट हो जाए तो बात ही अलग है, बट एटलीस्ट V2 विल बी ग्रेटर देन V1. मतलब इफेक्टिवली देयर हैज टू बी अ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. दिस इंप्लाइज देयर हैज टू बी अ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? अगर सेपरेशन नहीं होगा तो फिर से कोलिजन हो जाएगा ना. सो देयर हैज टू बी अ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. इसके दौरान आप देखें डिफॉर्मेशन हुआ है. डिफॉर्मेशन हियर इन दिस स्टेप देयर इज डिफॉर्मेशन, एंड देन द बॉडीज रीगेन देयर शेप. yes or no? Deformation in this shape occurs in this step, and in the next step regaining of the shape occurs. And regaining of the shape is called elasticity. It is called elasticity. इसको elasticity कहते हैं. So whether the body is able to regain the shape or not, इसके बेसिस पे हम लोग कोलिजन के अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं. इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन. सो ये 3 अलग अलग टाइप ऑफ कोलिजन है. तो उनको पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कि वो कितना अपना शेप रीगेन कर सकते हैं. बट बिफोर दैट इसको इतना कॉपी कर लीजिए. टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो टाइप्स ऑफ कोलिजन है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए हमने कहा आपको कि 2 बॉडीज हैं, वो जब कोलाइड करती हैं तो ऑब्वियसली इनिशियली दे मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी. कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा K1, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा K2. आफ्टर कोलिजन, जैसे ये U1 से जा रहा था, ये U2 से जा रहा था, आफ्टर कोलिजन
after collision, what happens? Their kinetic energy change. Suppose it is going with v1 speed, it is going with v2 speed. So its kinetic energy is now k1 dash, its kinetic energy is k2 dash. तो इस कोलिजन के दौरान क्या हुआ? कोलिजन के दौरान जब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करता है, देन डिफॉर्मेशन अकर्स. जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसमें कॉम्प्रेशन आता है, और इस डिफॉर्मेशन की सिचुएशन में यहां पे कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा वो भी एक तरह का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. अब सोचिए, एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो सोचिए अगर एक स्ट्रेच्ड रबर हो तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है? बिल्कुल है. आप एक रबर को स्ट्रेच करते हैं, आप छोड़ देते हैं तो वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है. तो वो उसके पास एनर्जी था तब तो वापस वो आया. बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्प्रिंग करता है. स्प्रिंग को आप खींचे, छोड़ दिए तो स्प्रिंग वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है, बिकॉज इट हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसा हर बॉडी के पास होता है. आप किसी बलून को पकड़िए और उसको प्रेस करिए तो ये वापस अपना शेप रीगेन करने की कोशिश करता है. बेसिकली जो आपने प्रेस किया, जो आपने उसको दबाया, तो उससे क्या होता है? उसका शेप चेंज होता है और आपका जो वर्क डन है, दैट वर्क डन गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. वो वर्क डन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो यहां पे कौन सा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है? ये जो काइनेटिक एनर्जी था ना शुरू में जो दोनों का काइनेटिक एनर्जी था, वो उसका कुछ पार्ट इस समय ड्यूरिंग कोलिजन, उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. अब वापस जब वो शेप रीगेन करेगा तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी से वापस किसको दे रहा है एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को. अब अगर वो अपना शेप पूरा रीगेन कर पाता है, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है. क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज. और जब अपना शेप पूरा रीगेन कर लेगा, इट मींस कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, वो वापस पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया. अगर उसने अपना शेप पूरा रीगेन कर लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना शेप पूरा रीगेन नहीं कर पाए. एंड इफ द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू कंप्लीटली रीगेन देयर शेप, तो फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में था उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में परमानेंटली रह गया. इन दैट केस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. और उससे पहले वाले केस में जब पूरा शेप रीगेन हो गया था तो पूरा काइनेटिक एनर्जी उसको वापस मिल गया, और जब उसको पूरा काइनेटिक एनर्जी वापस मिल गया, इन दैट केस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग इस कोलिजन को दो भागों में बांट सकते हैं. कोलिजन को कितने भाग में बांट सकते हैं? दो पार्ट में. वन पार्ट इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, elastic collision, and the second part is inelastic collision. Inelastic collision. अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो यहां पे बॉडीज अपना शेप पूरा रीगेन करती है, कंप्लीट रीगेन ऑफ द शेप. दिस इज कंप्लीट रीगेन ऑफ शेप. पूरा शेप रीगेन कर लेगा. इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा. परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा. समझ रहे हो भाई? इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा.
समझ रहे हो? ले लो चादर, ले लो। तो इसमें कंप्लीट रीगेन ऑफ द शेप, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन। कंप्लीट रीगेन ऑफ शेप होगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूरा एनर्जी किसको दे दिया? काइनेटिक एनर्जी को। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन यहां लिख रहे इन इलास्टिक कोलिजन। आपने अगर एक ही पेज में लिखा तो पूरा आपका आगे कंटिन्यू होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इसमें जो इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा K1 प्लस K2 मस्ट बी इक्वल टू K1 डैश प्लस K2 डैश होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? K1 प्लस K2 जनरली K1 प्लस K2 ग्रेटर देन होगा K1 डैश प्लस K2 डैश। फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी से वो बड़ा होगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो एक इलास्टिक कोलिजन हो गया, एक इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। इसमें हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बट यह ध्यान रखना है, दिस इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन तो इसमें भी कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, not equal to kinetic energy during collision. So kinetic energy before collision equals to kinetic energy after collision, but not equal to kinetic energy during collision. और यहां पे तो क्लियर है कि kinetic energy before collision is almost every time kinetic energy before collision is always greater than kinetic energy after collision. ये कभी कभी होल्ड नहीं कर सकता है। अब आप सोचे कि कैसा सिचुएशन होगा जिसमें होल्ड नहीं करेगा। सपोज कि ये जाके इसमें टकराता है और टकराते ही ये टूट जाए। अगर ये टूटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये अचानक से कैसे बढ़ गया? तो पहले से स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी था वो टूटने पे रिलीज होता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि अचानक से बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी आता है। या आप किसी चीज को तोड़ने का कोशिश करें, एक छोटा सा टुकड़ा उड़ के बहुत तेजी से भागता है, क्योंकि पहले से जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था उसने काइनेटिक एनर्जी दिया। इतने जोर से तो मारा ही नहीं था, लेकिन टुकड़ा उड़ के बहुत तेज गया। तो उसका कारण यह है कि पहले से जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वो एकमात्र केस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बड़ा हो सकता है। बट जनरली ये इस रिलेशन को फॉलो करेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये हो गया इलास्टिक कोलिजन्स के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसमें भी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। टोटल एनर्जी कंजर्व। अगर मान लो कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में अगर रिलीज भी हो जाता है तो इस टोटल एनर्जी में वो एनर्जी भी शामिल है। थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, साउंड एनर्जी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो वो सारे एनर्जी भी इसमें शामिल है। तो उन सबको मिला के टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलिजन का, वो ये है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व्ड रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो। मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। Here also, in this case also, momentum conserved.
मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे नहीं रहे, लेकिन मोमेंटम टोटल कंजर्व रहेगा। तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स देखे इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को, पहले ये लिख लीजिए, बाकी और बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और टाइप ऑफ कोलिजन है, उसको देख लेते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन विच इज जनरली फाउंड इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होगा? जिसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं हो, बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं हो अपना शेप रीगेन करने की। तो जब ऐसे शेप डिफॉर्म हुआ, कंप्लीट डिफॉर्मेशन, फुल कंप्रेशन हो चुका है, देन दे नेवर टेंड टू सेपरेट, एंड इफ दे हैव नो टेंडेंसी टू सेपरेट, नाउ ऑनवर्ड्स दे विल गो कंबाइंडली। तो आफ्टर वो कोलिजन के दौरान चिपक जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर। सो कंबाइंड मोशन हो जाता है, दे स्टिक टू ईच अदर। सो कोलाइडिंग पार्टिकल्स stick to each other, दोनों चिपक जाएंगे एंड कंबाइंड मोशन होगा। ये एक्सट्रीम केस है इनइलास्टिक कोलिजन का। सो इन दिस केस मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहां भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, बट यहां मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। बट हियर ऑल्सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, momentum conserved, and also total energy conserved, total energy conserved। इसमें भी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इन ऑल दीज कोलिजन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हेड ऑन कोलिजन्स। हेड ऑन कोलिजन्स का क्या मतलब हुआ? हेड ऑन कोलिजन्स का मतलब हुआ कि द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग लाइक दिस, दोनों का लाइन ऑफ वेलोसिटी सेम है। और क्योंकि पार्टिकल्स के कोलिजन की बात हो रही है तो हमेशा ऐसे ही कंडीशन में कोलिजन होगा। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडीज का कोलिजन हो तो वो हेड ऑन होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक बड़ा बॉडी है, वो ऐसे जा रहा है, दूसरा बॉडी है वो ऐसे जा रहा है, क्या इनमें कोलिजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, स्लाइडवेज ऐसे ऐसे कोलिजन होगा। अब ऐसा कोलिजन होगा तो वो 2 डायमेंशन में चला जाएगा। बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग ओनली 1 डायमेंशन। तो जो भी मैंने बताया है वो सब 1 डायमेंशन के लिए ट्रू है। 2 डायमेंशंस में क्या क्या चीजें आगे बढ़ेंगी और क्या क्या चीजें गलत हो जाएंगी वो हम लोग जब 2 डायमेंशन का कोलिजन पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 1 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन इस तरह का होता है, जब दोनों का वेलोसिटी सेम लाइन पे हो तो जो कोलिजन होता है दैट इज हेड ऑन कोलिजन। सो विद दिस वी हैव स्टडीड मोर और लेस जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं सारे टाइप ऑफ कोलिजन्स के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो जस्ट कॉपी दिस मच।